जी, पंकज सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य गिरीश जायसवाल जी, डीपी इंसान जी, एक का जोरदार तालियां, जोरदार तालियां से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। अभी माननीय मंत्री जी ने अभिभाषण दे करके सम्मानित किया। सम्मान की घड़ी में श्री राम फेर हरचंद मनपुरवा, आप रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि आवे और कैबिनेट मंत्री माननीय मोदी सिंह जी के द्वारा आप सम्मान ग्रहण करें। श्री राम मानव सरोवर, श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी लाखीपुर, राम मूर्ति तिवारी गौरपुर, बोलते रहिए ना, राम मूर्ति तिवारी, लक्ष्मी नारायण सिंह, शालिग्राम शुक्ला, आर के सरोज, बजरंग बहादुर सिंह जी, परबतपुर सुलेमान, मोहम्मद रफी, राम यज्ञ वर्मा, हंसिला वर्मा, राम अचल पाल भूसहर, राम और मौर्य बीद, राम निधि विश्वकर्मा बीद, पूर्व प्रधान श्री फतेह बहादुर सिंह महरूपुर, 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 पंडित ब्रह्मदेव मिश्र सौरागी एवं वासुदेव सिंह जी महरूपुर एवं जगत नारायण पांडे कपुआ, श्री जगत नारायण पांडे जी ग्राम कपुआ, राजेश जिन्होंने बराबर समाज की संरचना में हमारा सहयोग किया है, भारत के मान और सम्मान में जो सम्मान के पात्र हैं, वे सभी कैबिनेट मंत्री माननीय मोदी सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री सब का सम्मान इस तरह से हो रहा है। जिन लोगों का नाम आमंत्रित किए हैं वे सभी बंधु मान्य कष्ट करें। नदी गुप्ता जी, उड़ैया डी के राधे चालू बिरला मोहल्ले के मार्गदर्शन से आज भारतीय जनता पार्टी जो एक सदस्य जिससे हुआ करते थे, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्यों ना हो, ऐसे ऐसे योद्धा इस पार्टी में है जिनका आशीष, जिनका हाथ हम लोगों के सर पर रहता है और वो सम्मान के पात्र हैं। सब का सम्मान आदरणीय संजय राय प्रदेश मंत्री और कैबिनेट मंत्री माननीय मोदी सिंह जी कर रहे हैं। संभवतः पंडित राम पांडे जी, ऐसे ऐतिहासिक क्षण में
सभी साथी बन रहे हैं। ग्राम प्रधान संभाग छात्र आदरणीय गुरु जी सभी यहाँ पर विद्यमान हैं और वक्ताओं की कड़ी में अभी चूंकि सबका सम्मान यहाँ पर हुआ और सम्मान की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पट्टी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और निवर्तमान पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी डॉक्टर विजय यादव हम आपको आमंत्रित करते हैं। मां सरस्वती की कृपा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय यादव जी। मित्रों, सबसे पहले इस कार्यक्रम की औपचारिकता में कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की सहभागिता करने का हमें और आपको अवसर मिला है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय इस सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में अपने गुरुत्व व्यक्तित्व से नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री की हैसियत में अपनी एक आम भूमिका खासकर पट्टी के लिए निभाते हुए उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी और बगल में विराजमान राज्य मंत्री की हैसियत में संजय राय जी और कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित बंधुओं को सादर नमन करते हुए मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शायद भारत का एक पहला सम्मेलन है किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जो प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया। निश्चित रूप से विचारी प्रश्न है कि अगर प्रबुद्ध लोग आह्वानित हों तो निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर होगा। ये हमारे और आपके परीक्षण की घड़ी है। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं। हमें और आपको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में एक ऐसे नेता मिले हुए हैं जिनकी पहचान इस पट्टी से होती है। मोदी सिंह का नाम लेते ही पूरे देश में पट्टी का नाम पीछे स्वतः लगा चला आता है। पट्टी और मोदी सिंह अगर पर्यायवाची हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता जिनके आगे विशेषण के रूप में विकास पुरुष शब्द लगता है, इनके विकास को हम समुचित सम्मान नहीं दे पाते। ये हमारे और आपके आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी और आपकी परीक्षण की घड़ी आने वाली है, जिसे हमें आपको अपने ऊपर लगने वाले इस कदम को धोना है कि अपनी बार हम विकास की गंगा लहराएंगे, मोदी सिंह को सबसे बड़े वोटों से विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रबुद्ध लोगों का अगर आह्वान है, प्रबुद्ध लोग अगर उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि हमारा नेता, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारी किस्मत का राज है, पट्टी में मोती सिंह का राज है। ये वो मोती सिंह है जिनसे पट्टी की पहचान है। मोती पट्टी की पहचान है। मोती जनमानस की शान है। मोती जन जन के अरमान है। मोती मिलने में आसान है। मोती हवा का झोंका ना समझो, मौके पर तूफान है। मोती ऐसी तूफानी वोट की हवा हमें चलानी है कि पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक के रूप में माननीय मोती सिंह जी को हम लोग पुनः उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाएंगे और माननीय योगी जी के नेतृत्व में नवगठित होने वाली आगामी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय मोती सिंह जी हमारी और आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इसी निवेदन, इसी आह्वान के साथ जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय विजय यादव जी ने संक्षिप्त शब्दों में बड़ा ही संबोधन दिया और हम चाहते हैं आज के इस मंच के सिरमौर जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे माननीय मंत्री जी के बगल दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के
आदरणीय मंत्री आदरणीय संजय राय जी, जिनका आशीष सभी कार्यकर्ता वर्गों को मिलेगा, और आग्रह करते हैं कि हमें और अपने आशीष वचनों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, तीन नीतियों के बारे में बताएं। संजय राय मोदी से, संजय राय मोदी से, संजय राय मोदी से। माननीय मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा द्वारा आयोजित आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय पंडित ईश नारायण शास्त्री जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबों के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही प्रभावी कैबिनेट मंत्री, बहुत ही व्यवहार कुशल, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, यहाँ के बहुत ही जमीनी जनाधार वाले विधायक ऐसे माननीय मोती राजेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष मोती सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि यहाँ के सांसद महोदय थे, जो संबोधन करके चले गए क्योंकि उनको और भी कहीं जाना था। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री श्रीमान आशीष श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान रवि गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमान सुशील सिंह जी, भाजयुमो के जिला मंत्री श्रीमान अर्पित तिवारी जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमान गिरीश जायसवाल जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पूनम इंसान जी, जिला पंचायत सदस्य संजय पाल जी, मंडल अध्यक्ष श्रीमान शिव कुमार वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष श्रीमान लौलेश पांडे जी, मंडल अध्यक्ष नारायणपुर श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, मंत्री जी के प्रतिनिधि श्रीमान विनोद पांडे जी। आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रीमान रामचंद्र वर्मा जी, और विशेष रूप से चूंकि माननीय मंत्री जी के आने में जो मैं पहले आ गया था 10-5 मिनट पहले, तो मैं जिनके बगल में बैठ करके बात कर रहा था इस विधानसभा के बारे में, यहाँ के परिस्थितियों के बारे में, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो कई बार विधानसभा का चुनाव लड़े, ऐसे सीनियर मोस्ट पार्टी के कार्यकर्ता माननीय श्री राममोहन पांडे जी आज के इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए। इस क्षेत्र के पट्टी विधानसभा क्षेत्र के श्रद्धेय प्रबुद्धजन आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथों के पदाधिकारी, श्रद्धेय बुजुर्गों, माताएं, बहन एवं नौजवान मित्रों, मुझे यहाँ आने के बाद जानकारी मिली कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही पहले सबको बुला लिया गया था। उसके बाद भी मुझे लगता है कि शायद 10-11 बजे के बीच में लोग आ गए थे। उसके बाद भी अभी तक सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ एकत्रित हैं, और इसके लिए मैं जो है कि माननीय मंत्री जी को इसका श्रेय देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने ऐसी यहाँ फौज तैयार किया है, ऐसी फॉलोइंग तैयार की है, ऐसे समर्थक तैयार किए, ऐसे साथ चलने वालों को तैयार किया है कि लोग माननीय मंत्री जी के यह कार्यक्रम की प्रतीक्षा में इतना देर तक रुकने में भी किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मित्रों, मैं रास्ते में जब आ रहा था तो रास्ते में युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता जी एक स्थान पर स्वागत के लिए रुके थे अपने टीम के साथ, तो मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और साथ बात करते आ रहा था। रवि गुप्ता जी ने जो कहा, मैंने कहा भाई क्या है, पट्टी का कैसा क्या चुना? उन्होंने कहा भाई साहब, पट्टी में माननीय मंत्री जी ने लोगों को तैयार किया है
और लोग इतने सक्षम हैं, इतने मजबूत हैं कि लोग सारे कार्यक्रम अपने आप से करते हैं, सब प्रेरणा से करते हैं। उसमें माननीय मंत्री जी को कोई पेन नहीं लेना पड़ता है, किसी तरह का पेन नहीं लेना पड़ता है। और उन्होंने अभी कहा रवि गुप्ता जी ने कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कई विधानसभाओं में या कई जनपदों में ये चर्चा होती है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, कार्यकर्ता बहुत कमजोर है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है, तो ऐसा इस पट्टी विधानसभा में नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि यहाँ का आम आदमी, यहाँ का आम वोटर जाति क्षेत्र धर्म से ऊपर उठ करके माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र के एक एक वोटर और एक एक मतदाता का ध्यान रखते हैं। और वो आज यहाँ आकर के परिलक्षित भी हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है। मित्रों, मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी का यही स्वरूप, यही व्यवहार लखनऊ में भी हमारे पार्टी के सरकार में कुछ मंत्री हैं जिनसे मिलने में दिक्कत होती है, थोड़ी समय लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, लेकिन माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मोती सिंह जी ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनसे समय नहीं लेना पड़ता है मिलने के लिए, जिनका दरवाजा वैसे ही खुला रहता है आम आदमी के लिए, आम खास आदमी के लिए। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सांसद होते थे, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, देश के राजनीति में विपक्ष के धुरे होते थे। डॉक्टर लोहिया के दरवाजे पर कभी भी जो है दरवाजा बंद नहीं होता था दिल्ली में, कहते थे कि हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता का दरवाजा खुला रहना चाहिए, किसी को भी आने में रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक वही बात माननीय मंत्री जी का जो सरकारी आवास है लखनऊ में, उस सरकारी आवास में भी वही स्थिति है। वहां भी जाने पर कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश से या देश के किसी कोने से कोई व्यक्ति आए तो माननीय मोती सिंह जी के आवास पर जाने में, उनसे मिलने में, उनसे अपनी बात करने में या उनसे कहीं फोन कराने में, चिट्ठी लिखवाने में किसी प्रकार की सोच की जरूरत नहीं होता है, किसी प्रकार के सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। तो ये हम लोग वहाँ लखनऊ में जो देखते रहे हैं वो आज यहाँ पट्टी में आकर के भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैसे मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे और मुझे लग रहा है कि सन 96 से 2002 वाली सरकार थी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और सिंचाई मंत्री होते थे, उनका कार्यक्रम पट्टी विधानसभा में लगा था और मैं विद्यार्थी परिषद से, मैं उस समय संगठन मंत्री था, उनके साथ मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं कहता था, लोगों से आज भी कहता हूँ कि किसी नेता के कार्यक्रम में इतने स्वागत द्वार एक साथ एक विधानसभा में इतने स्वागत द्वार मैंने कभी नहीं देखा जितना माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के स्वागत में माननीय मोती सिंह जी ने उस समय बनवाए थे। या यूं कहें कि यहाँ के उनके समर्थक, जनता, कार्यकर्ता, वोटर, मतदाता, प्रबुद्धजन सारे लोग मिल करके जो है, और माननीय मोती सिंह जी कह रहे थे, मैंने कहा कि माला देख करके लग रहा है कि जैसे यहाँ पट्टी में गेंदे के फूल की, गुलाब के फूल की खेती होती है क्या। मंत्री जी ने कहा देखो खेती होती है कि नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, संजय तुम छोटे भाई जैसे हो, कि ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, टेंट, माइक, मंच, साल जो भी है, ये जितनी भी व्यवस्था है, ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया है। मेरा उन्होंने कहा मेरे ऊपर इसका कोई बर्डन नहीं होता, मैं एक भी रुपया किसी अपने कार्यकर्ता को नहीं दिया हूं। तो मैं फिर वही कहूंगा कि जो रवि गुप्ता ने बताया कि यहाँ के माननीय मंत्री जी अपने 40 साल के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में लोगों को खड़ा किया है, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, सहयोगियों को खड़ा किया है, और इसलिए आज उनके आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या। और मुझे लग रहा है माननीय मंत्री जी प्रबुद्ध सम्मेलन का कॉन्सेप्ट तो जो है, इससे कम संख्या का, मैं भी 3 प्रबुद्ध सम्मेलन में इससे पहले जा चुका हूँ, चित्रकूट में, सीतापुर में और अयोध्या में, लेकिन ये प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने विधानसभाओं में सम्मेलन हुए हैं
एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। कई बार राजनीति में देखने में आता है कि मैनेजमेंट के कारण भी कुछ लोग जो है कि बीच से उगते हैं और धड़ाधड़ पद पाते चले जाते हैं, और जो है कि लगता है कि सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था, सारा तंत्र इनसे प्रभावित हो गया है और यही जो चाहेंगे होंगे। लेकिन मैं आज इस विधानसभा में आकर के यहाँ माननीय मंत्री जी के जनाधार को देखते हुए यहाँ के लोगों में, यहाँ के मतदाताओं में, यहाँ के श्रद्धेय बुजुर्गों में, यहाँ के माताओं बहनों में, यहाँ के नौजवान साथियों में जो माननीय मंत्री जी के प्रेम, उनके प्रति जो उत्साह है, प्रेम है, जो उनका समर्पण है, उसको देख करके मैं बता सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी मैनेजमेंट के द्वारा कोई थोड़े दिन के लिए नेता बन सकता है। अगर किसी को परमानेंट कई दशक तक नेता बनकर रहना है, विधायक बनते रहना है, मंत्री बनते रहना है, तो उसको आपकी तरह ऐसे ही परिश्रम करना पड़ेगा, उसको आपकी तरह ऐसे ही लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनके सुख दुख में भागी होना पड़ेगा, तभी जो है कि अस्थायी रूप से राजनीति में जगह किसी की बन सकती है। मित्रों, हम जानते हैं कि आज यहाँ प्रबुद्धों के बीच में मुझे बड़ी बात कहना है, माननीय मंत्री जी राजनीति में हम लोगों के लिए शिक्षक के समान है, हम लोग उनके सामने विद्यार्थी जैसे हैं। और जब एक विद्यार्थी को विद्यार्थी अगर कोई परीक्षा दे रहा हो परीक्षा हाल में और शिक्षक वहाँ आकर के बैठ जाए या खड़े हो जाए तो लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। निश्चित रूप से आज आपके सामने माननीय मंत्री जी के सामने हमको बड़ी बात कहने में संकोच और झिझक है, लेकिन चूंकि पार्टी का आदेश है इसलिए मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। आप प्रबुद्धजन यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। अभी मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि भाई प्रबुद्ध सम्मेलन करने का पार्टी का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा जो बात वही आपको दोहराता हूँ। मित्रों, यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम सब जानते हैं, और दुनिया में जहां भी जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां सरकारों का चयन चुनाव प्रक्रिया से होता है। आप सब जानते हैं, प्रबुद्धजन हैं, कि सरकारों का सीधा असर समाज के आम आदमी पर, समाज के आम जीवन पर पड़ता है। यद्यपि भारतवर्ष की सरकार अपने को वेलफेयर गवर्नमेंट मानती है, एक वेलफेयर करने वाली सरकार के रूप में भारत सरकार या भारत के अन्य प्रदेशों की भी सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेश या केंद्र की सरकार वेलफेयर सरकार के रूप में काम करती है, वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। लेकिन आजादी के बाद लगभग 60 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें रही है। और आप सब जानते हैं, आप जो बात जानते हैं मैं वही दोहराऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या आज यहाँ श्रोता के रूप में एकत्रित हुए प्रबुद्धजन, सभी लोगों की यह क्षमता है कि कभी भी बाइक पर खड़े हो तो घंटे 2 घंटे आधे घंटे सभी लोगों को बोलने की क्षमता है, सभी लोगों को अपनी बात कहने की क्षमता है। तो मित्रों, इस देश के अंदर जो वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के सरकारों का गठन हुआ, सरकारें चली, 60 वर्ष तक देश में कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के ही नेता माननीय राजीव गांधी जी कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपया अगर चलता है तो नीचे पहुंचने में केवल 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बीच में लोग खा जाते हैं। मित्रों, इस देश के अंदर कांग्रेस भयभूत भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद इस देश को दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, चाहे वो श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या माननीय मोदी जी की सरकार हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो इस देश को भयभूत भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद से बाहर निकालने का प्रयास किया। मित्रों, जहां पर भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं मनमोहन सिंह जी के 10 साल के जो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात इसलिए नहीं करूंगा कि एक छोटे से बच्चे को यदि खड़ा कर दिया जाए तो अभी बता देगा कि किस प्रकार से मनमोहन जी की सरकार में भ्रष्टाचार का किस प्रकार से घोटाले थे, चाहे कोई भी घोटाला
रहते हैं। मित्रों, कांग्रेस पंडित नेहरू जी के समय में पहली बार देश के सेनाओं के लिए जीप खरीदी गई थी। उस जीप में भी घोटाले का आरोप पंडित नेहरू जी की सरकार पर लगा था। मैडम इंदिरा जी लंबे समय तक देश की प्रधानमंत्री थी। मैडम इंदिरा पर भी कई प्रकार के घोटालों का आरोप लगा था। एक घोटाला तो ऐसा था जिसमें नागरवाला नाम का व्यक्ति जो है आरोप लगाया था, गवाह था। एक घोटाले के मामले में उस नागरवाला की हत्या हो गई और ऐसा देश ने माना कि हत्या हुई नहीं थी बल्कि हत्या कराई गई थी। इस प्रकार से कांग्रेस की जड़ें या कांग्रेस के समर्थित जो केंद्र में सरकारें चली, चाहे वो जो भी सरकार थी, देवगौड़ा जी से लेकर जो भी सरकारें थी, वो सारे सरकारों में भ्रष्टाचार इस देश में आम बात थी। लेकिन सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय श्री बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, वहीं दूसरी तरफ इस देश को पूरे दुनिया के सामने उन्होंने मजबूती से खड़ा करने का काम किया। मित्रों, जिस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ ले रहे थे, उस शपथ समारोह में श्रद्धेय नरसिम्हा राव जी, जो उस समय तक पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे, वो भी वहां इकट्ठा था। नरसिम्हा राव जी ने पर्ची दिया, माननीय अटल जी को एक पर्ची भिजवाया। उस पर्ची पे अटल जी ने खोल के देखा तो लिखा था कि अटल जी, बहुत ही देश का सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्तित्व दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व प्रधानमंत्री बने हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि मैं 5 साल प्रधानमंत्री रहकर के सरकार चलाते हुए बहुत प्रयास किया कि परमाणु परीक्षण करेगा, लेकिन मैं करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका बार बार रोक लगाता है, धमकी देता है। अमेरिका के साथ दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, ग्रुप 7 के जो देश हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ये सारे देश आते हैं। ये सारे देश मुझे धमकी देते थे और मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि परमाणु परीक्षण करूं। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप परमाणु परीक्षण करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि उस समय देश की परिस्थितियां आर्थिक बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करके पूरे दुनिया के सामने भारत के क्षमता और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। पूरे दुनिया को ये बताया कि हम सूखी रोटी खा के जी सकते हैं, हम कम कपड़े पहन करके रह सकते हैं, हम छोटे मकान में रह सकते हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दिखाया। मित्रों, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम भी दिखा। इस देश के प्रधानमंत्री बहुत ही स्ट्रांग प्रधानमंत्री मानी जाती थी माननीय इंदिरा गांधी जी। उन्होंने समय लेकर के 1969 में समय लेकर के निक्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, समय लेकर के गई थी उनसे मिलने के लिए। लेकिन निक्सन ने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रतीक्षा कराया और इंदिरा जी नाराज हो गई और उन्होंने धमकी दिया कि मैं बिना मिले लौट जाऊंगी। और अंत में अगले दिन को उनको समय दिया और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण के बाद देश पर प्रतिबंध लग गया। अमेरिका सहित दुनिया के बड़े देशों ने हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारी आर्थिक स्थिति खराब दौर में जाने लगी। उसके बाद भी श्रद्धेय अटल जी अमेरिका गए। अमेरिका में राष्ट्रपति उस समय बिल क्लिंटन थे। बिल क्लिंटन प्रोटोकॉल तोड़ करके बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के होटल में आते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण करके अपने देश की क्षमता और इस देश के स्वाभिमान को जगाया था। और उसी स्वाभिमान के दबाव में, उसी क्षमता के प्रभाव में बिल क्लिंटन को आना पड़ा अटल जी से मिलने। मित्रों, अगर इस देश के अंदर विकास की बात करें तो सबसे पहले इस देश में अगर चौड़ी सड़कें, लंबी सड़कें देखा तो किसके समय में देखा? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में देखा। जब वो प्रधानमंत्री बने तब इस देश के अंदर स्वर्ण चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से तमाम सड़कें बनी। मित्रों, अटल जी ने व्यवस्था किया था कि पेट्रोल डीजल में 1 रुपया लिया जाएगा और उस 1 रुपये से जो है कि सड़कें बनेंगी।
मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई 2004 में, 4 से लेकर 14 तक थी। पेट्रोल डीजल में जो 1 रुपया आना था वो आ रहा था सरकार के पास, लेकिन सड़कें नहीं बन रही थी। केवल इसलिए नहीं बन रही थी, मेरा आज इस मंच से आरोप है कि जिस प्रकार से देश के राजा, जब तक देश में लोकतंत्र नहीं था या दुनिया में जहां भी लोकतंत्र नहीं है, उन देशों के राजा नहीं चाहते हैं कि देश की जनता शिक्षित हो, देश की जनता का विकास हो। उसी प्रकार से कांग्रेस परिवार राजाओं जैसा व्यवहार करता रहा और वही चाहता था कि इस देश का विकास हो, इस देश के लोग शिक्षित हो, इस देश के लोग अमीर हो, इस देश के लोग गाँव में चले, इस देश के लोगों के आम आदमी के पास मकान हो। ये कांग्रेस नहीं चाहती। इसलिए अटल जी की बनाई व्यवस्था में 1 रुपया आता रहा डीजल पेट्रोल में 7 लीटर सरकार के पास, लेकिन साफ बनाना बंद कर दिया। मित्रों, अटल जी ने सपना देखा था कि इस देश के आम आदमी को नल से जल हम देंगे, इस देश के आम किसान को पानी देंगे। अगर 2004 में सरकार फिर से अटल जी की बनती तो आपको जो मोदी जी ने अभी नल से जल देना प्राप्त किया उसकी प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता, बल्कि 4 से 9 के बीच में इस देश के आम आदमी को नल से जल और आम किसान के खेत को पानी अटल जी पहुंचाना चाहते थे, देना चाहते थे। लेकिन हम लोगों को गर्व है कि 10 साल की सरकार जो यूपीए की थी, भयभूत भ्रष्टाचार देने वाली, वो सरकार गई और अटल जी के ही उत्तराधिकारी माननीय मोदी जी, जो इस देश के ही नहीं आज पूरे दुनिया के नेता हैं, ऐसे माननीय मोदी जी ने उनके सपनों को भी आगे बढ़ाने का काम किया, साकार करने का काम किया। मित्रों, अभी मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि भाई गैस, पेट्रोल, डीजल, इसके दाम के बारे में आप लोग कुछ कहेंगे? मैंने कहा कि इसके दाम के बारे में मैं अभी जब संबोधन मेरा होगा तब मैं कहूंगा। 2000 सरकार बन गई थी मनमोहन सिंह जी की 2004 में। 2004 से एक सरकार 9 तक चली और 9 से 14 दूसरी सरकार। 2009 से 14 वाली जो सरकार थी, उस सरकार में पेट्रोल डीजल का जो इंटरनेशनल मार्केट है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल, उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ा था और पेट्रोल डीजल का दाम बहुत तेजी से जनता में बढ़ रहा था। कांग्रेसियों ने एक बड़ा धूर्त काम किया, धूर्तता का काम क्या किया कि कांग्रेसियों ने उस समय सरकार में जो बैठे लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आपको एक बांड जारी कर देते हैं। जो तेल की कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल से लेकर के जो भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तीनों कंपनियों को एक बांड जारी कर दिया और कहा कि 5 साल बाद ये बांड का भुगतान होगा। मित्रों, जब से मोदी जी की दूसरी सरकार 19 में बनी है, तब से लगातार जो मनमोहन सिंह ने बांड जारी किया था कंपनियों को, उस पैसे का भुगतान इस सरकार को करना पड़ रहा है। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़े हुए हैं, निश्चित रूप से बढ़े हैं, लेकिन उसके लिए भी कानून जिस दिन वो बांड के पैसे का भुगतान हो जाएगा, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल और सारे दाम और नीचे जाने वाले हैं। मित्रों, आज माननीय मोती सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनको भी विषय रखना हम लोगों के नेता हैं कि लोग उनके सामने राजनीति में विद्यार्थी हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी की सरकार है। एक बात जो माननीय योगी जी के बारे में आम वोटर, चाहे वो भाजपा को वोट देता हो या न देता हो सकता है कि वो 2022 में भी भाजपा को जो वोट न दो या जो 2017 में भी नहीं दिया होगा, वो अभी कहता है कि योगी जी पूर्ण रूप से ईमानदार नेता, पूर्ण रूप से ईमानदार नेता योगी जी को मानते हैं। कानून व्यवस्था का सवाल पर आप अभी हमारे सांसद को कह रहे थे कि किस प्रकार से मुख्तार अंसारी, रिजवान जहीर, अतीक, तमाम ऐसे गुंडे, लफंगे जिनकी जगह जेलों में होनी चाहिए, वो सरकारें चलाते थे। पिछली सरकार में बिजली भी 4 जिलों को मिलती थी बिजली, बाकी जिलों को जो इटावा
इटावा के अगल बगल में इटावा रामपुर जो अगल बगल के 4 जिले हैं वहीं 24 घंटा बिजली मिलती थी, या तो मुख्तार अंसारी की विधानसभा में मिलती थी या अतीक अहमद की विधानसभा में मिलती थी। माननीय योगी जी ने आज भ्रष्टाचार विहीन और सबको एक नजर से देखते हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में एक समान बिजली मिलती है, पूरे प्रदेश में एक समान नालों में पानी आता है, पूरे प्रदेश में एक साथ गुंडों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। आज गुंडे की जाति धर्म क्षेत्र मजहब नहीं देखा जाता। और जहां तक सवाल अखिलेश जी का है, अखिलेश जी बीच बीच में ट्विटर पर जो है जब सो उठते हैं देर से तो ट्विटर पर कुछ ट्वीट कर देते हैं। तो अखिलेश जी मित्रों जब सरकार बन गई 2017 में भाजपा की, तो माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और लखनऊ आए थे। अमित शाह जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम कम से कम 25-30 साल के लिए सरकार बनाते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में 25 या 30 साल तक भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा की सरकार होगी और अखिलेश जी इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। इसलिए हम यहाँ 5 साल में ही इतना रायता फैला दिए, 5 साल में ही आपने इतनी अराजकता फैलाया कि इस प्रदेश के लोग आपको कम से कम आपके जीवन में आपकी अराजकता को भूलने वाले नहीं है। हो सकता है कि आपके बेटा बेटी आए तो इस प्रदेश की जनता फिर से विचार करे कि उनको सत्ता देनी की नहीं, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अखिलेश यादव के जीवन में सपा की सरकार बनने वाली नहीं। और मित्रों एक अंतिम बात, ताकि मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा, माननीय मंत्री जी को भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है, मुझे भी लखनऊ जाना है, कुछ बैठके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विभाग प्रकोष्ठ होते हैं, हम लोग जानते हैं, मीडिया विभाग है, IT विभाग है, सोशल मीडिया विभाग है, बहुत सारे विभाग है, प्रकोष्ठ भी है। जैसे भाजपा में विभाग और प्रकोष्ठ है, ऐसे समाजवादी पार्टी में भी और बहुत से विभाग प्रकोष्ठ है, लेकिन वो काम कब करते हैं जब सरकार बन जाती है तब। कौन कौन विभाग है? सपा में विभाग है बैंक लूटने वाला, सपा में विभाग है जमीन कब्जा करने वाला, सपा का प्रकोष्ठ है जो है कि हत्या करने वाला, डकैती डालने वाला, गाड़ी चोरी करने वाला, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब के लिए अलग अलग विभाग और प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी ने भी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मित्रों को जिनको लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, वो कान खोल करके सुन लें। समाजवादी पार्टी के जो हत्या लूट डकैती, मकान कब्जा करना, दुकान कब्जा करना, गाड़ी चुराना, ये सारे विभाग जो है 5 साल से बेरोजगार है। सरकार बनते ही पहले 3 महीने में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही खबर लेंगे। ये देखिए उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए मित्रों आने वाले समय में जैसा हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि जो माननीय मोदी सिंह जी ने इतना यहाँ विकास किया, मैं आ रहा था, एक एक सड़कें, चमकती हुई सड़कें इस क्षेत्र में, एक एक व्यक्ति जो है कि मैं रुका था थोड़ा आने में, मंत्री जी के देख एक चाय की दुकान पर रुका था, तो एक एक जनता, एक एक लोग माननीय मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा सांसद श्री संगम लाल गुप्ता ने कहा, कम से कम 50,000 वोट से माननीय मंत्री जी इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे। तो इसी बात को कहते हुए मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री।